हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी जान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे SC/ST एक्ट के बारे में कि SC/ST एक्ट को क्यों अस्तित्व में लाया गया और किस तरह से एक साजिश के तौर पर इस एक्ट को कमजोर करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में समझौता करना शिकायतकर्ता के लिए कितना हानिकारक होता है और क्या क्या नुकसान उसको भविष्य में उठाने पड़ सकते हैं। और वीडियो के अंत में यह भी समझेंगे कि शिकायतकर्ता इन होने वाले नुकसानों से कैसे बच सकता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इस वीडियो पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखें, संभव हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि भारतीय दंड संहिता SC/ST एक्ट से पहले बने कानून सिविल राइट एक्ट से अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार व अपराध रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए भारत की संसद ने 1989 में SC/ST एक्ट को मंजूरी दी। तो ये तो रही इस कानून के बनने की बात कि क्यों बनाया गया और कब बनाया गया। अब जानते हैं इस एक्ट की कुछ खास बातें। तो इस एक्ट की खास बात यह है कि इस एक्ट के मुताबिक इसके तहत किए गए अपराध का कानून समझौता करने या केस को वापस लेने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ तक कि पुलिस के जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट भी इसमें समझौता नहीं करवा सकती। दूसरी खास बात यह है कि इस एक्ट के तहत किए गए अपराध संगीन अपराधों की गणना में आते हैं और इन्हें भी कत्ल डकैती बलात्कार की तरह ही गंभीर माना जाता है। तो ये दो खास बात है इस एक्ट की कि इस एक्ट में जो मुकदमा होता है उसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए इसमें कानूनी रूप से समझौते की गुंजाइश होती ही नहीं। इस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच केवल DSP स्तर का अधिकारी ही कर सकता है तथा इसके तहत दर्ज मुकदमे के ट्रायल के लिए अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को स्पेशल जज का दर्जा दिया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस एक्ट को किस तरह से कमजोर करके बड़े पैमाने पर इसे खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज करवा देते हैं, पर मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरा पक्ष शिकायतकर्ता पर मुकदमा वापस लेने या समझौता करने के लिए दबाव बनाता है और यहीं से काम शुरू होता है इस एक्ट को कमजोर बनाने का। और इसके लिए बाकायदा शिकायतकर्ता के घर मुकदमे को वापस लेने का दबाव डालने के लिए गांव के पंच प्रधान व मुखिया तक आते हैं और शिकायतकर्ता पर उसके रिश्तेदारों से भी दबाव बनाया जाता है। यहां तक कि शिकायतकर्ता को मुकदमा वापस न लेने की सूरत में जान से मारने की धमकी तक दी जाती है या फिर मोटा लालच दिया जाता है। लालच, धमकी, डर, दबाव, इन सभी में से किसी एक कारण से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति टूट जाता है और मुकदमा वापस लेने या समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कानून समझौते की अनुमति नहीं देता और पुलिस का जांच अधिकारी साधारण समझौते से इस मामले को खत्म नहीं करवा सकता। इसके लिए शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा कहा जाता है कि वह एक शपथ पत्र पर यह लिख करके लाएं कि मुकदमे में दर्ज कराई गई दलित अत्याचार की घटना हुई ही नहीं थी या फिर गलतफहमी में दर्ज करवा दी गई। जब शिकायतकर्ता जांच अधिकारी को यह शपथ पत्र देता है तो DSP स्तर का जांच अधिकारी अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखता है कि उसकी जांच में यह मुकदमा झूठा पाया गया तथा मुकदमे में दर्ज कराए गए तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं थी, वे सारे के सारे आधारहीन थे। इसके बाद इस तरह के समझौते के आधार पर वापस लिए गए मुकदमों को पुलिस झूठे मुकदमों की सूची में डाल देती है और जब हर माह के अंत में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों की सूची बनती है तो उसमें पहले कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे कोर्ट में गए, दूसरे कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे झूठे पाए गए। जब शिकायतकर्ता शपथ पत्र के आधार पर समझौते कर लेते हैं तब उनके द्वारा एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठे पाए गए मुकदमों की सूची में डाल दिया जाता है। इस तरह से देश के हर जिले के SC/ST एक्ट के मुकदमों की गणना होती है। फिर सारे आंकड़े इकट्ठा होकर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाते हैं, जहां पर वार्षिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि SC/ST एक्ट के तहत इतने मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से इतने मुकदमे झूठे पाए गए। जब सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट के खिलाफ याचिका दायर होती है तब इस तरह के आंकड़ों को पेश किया जाता है और अदालत को यह बताया जाता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए। और इसी से SC/ST एक्ट को कमजोर करने या खत्म करने की साजिशों को बल मिलता है और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये बल खुद अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही दे रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मुकदमों को शपथ पत्र देकर के झूठा साबित करवाने पर शिकायतकर्ता को कौन कौन सी बातों का नुकसान हो सकता है और किस तरह से इन नुकसान से बचा जा सकता है। अगर शिकायतकर्ता इस बारे में RTI से सूचना हासिल करता है
तो डीएसपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में उनके मुकदमे को झूठा दर्शाया हुआ मिलेगा। इस मामले में पुलिस शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत लोक सेवक को झूठी सूचना देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर सकती है और उसे गिरफ्तार कर सकती है। ये तो रहा इसका पहला नुकसान। इसके बाद आइए जानते हैं कि अगला क्या नुकसान होने वाला है। शिकायतकर्ता ने जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था वह भी भविष्य में आरटीआई से मुकदमे की रिपोर्ट हासिल कर सकता है तथा भविष्य में बदले की भावना से शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कर मोटी रकम क्लेम में मांग सकता है। अगर शिकायतकर्ता सरकारी नौकरी पर है तो कोई भी उस रिपोर्ट की कॉपी आरटीआई से हासिल करके शिकायतकर्ता के विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज सकता है, जिससे उसकी नौकरी पर आंच आ सकती है। अगर भविष्य में दोबारा शिकायतकर्ता के साथ अत्याचार की घटना होती है तो आरोपी आपके पहले मुकदमे की जांच जो अधिकारी द्वारा खारिज की गई थी उस रिपोर्ट को पुलिस के समक्ष रखकर शिकायतकर्ता को आदतन शिकायतकर्ता बता करके झूठा साबित करवा सकता है और पहली शिकायत झूठी साबित होने के चलते खारिज होने के कारण आपकी दूसरी शिकायत पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर शिकायतकर्ता किसी तरह का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौते के आधार पर डीएसपी द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट जिसमें उसने मुकदमे को झूठा बताया था वो उसके चुनाव प्रचार को बिल्कुल आधारहीन बना सकती है या फिर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित भी कर सकती है। अगर अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने मूल बयानों से मुकरता है तो इस मामले में अदालत भी सवत संज्ञान लेकर उसके खिलाफ धारा 340 व 195 के तहत अदालत में झूठी गवाही देने के लिए कार्रवाई कर सकती है। शिकायतकर्ता के मुकदमा वापस लेने के बाद आरोपी लोग उसके बारे में कहेंगे कि शिकायतकर्ता डर गया या शिकायतकर्ता पैसे लेकर के बैठ गया या शिकायतकर्ता के पास पैसे नहीं थे और उसमें मुकदमा चलाने की कोई हिम्मत नहीं थी और ये सब बातें कहकर उसको बदनाम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, मुकदमा वापस लेने या उसमें समझौता करने पर आप समाज के सामने सर उठाकर नहीं चल सकते और न ही आप मान सम्मान पा सकेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपने या आपके किसी रिश्तेदार ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन स्थिति समझौता करने की बन गई तो क्या करें जिससे SC/ST एक्ट कमजोर भी ना हो और आपको भी उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो मैंने अभी अभी बताई है। मैं इस बारे में आपको यही राय देना चाहूंगा कि अगर आप SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हो तो समझौते के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती है कि आपको समझौता करना पड़ रहा है तो इस स्थिति में आप पुलिस को शपथ पत्र न देकर मामले को समझौते के आधार पर हाई कोर्ट में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के तहत याचिका दायर कर मुकदमे को खारिज करवाने का काम करना चाहिए। ऐसा करने से आप भी झूठे साबित नहीं होंगे तथा पुलिस आपके मुकदमे को सरकारी रिकॉर्ड में झूठा भी नहीं बताएगी और आपको भविष्य में होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षा कवच जिसे SC/ST के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से SC और ST एक्ट के बारे में समझाने की कोशिश की। अगर आपका सवाल अब भी कोई रह गया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिल सकेगी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।